एक सीधा और काफी चौंकाने वाला सवाल है मेरे पास। क्या हमारी संसद, मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है, उसके पास इतनी पावर है कि वो पूरे के पूरे संविधान को ही बदल दे और एक नया कानून ला दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब मान लो कल को कोई सरकार ये तय करे कि देश से लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को ही हटा देना है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में ढूंढा जा रहा है तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है। अच्छा, हाँ, इसका जवाब इतना सीधा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वागत है सबका वकील साहब यूट्यूब चैनल के आज इस खास विश्लेषण में। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। बिल्कुल, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो... लेकिन एक सेकंड रुको, आगे बढ़ने से पहले ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सा डाउट आ रहा है। हाँ बताओ, क्या डाउट है? देखो, अगर हम संविधान को ध्यान से पढ़ें तो आर्टिकल 368, मतलब आर्टिकल 368 जो है वो तो पार्लियामेंट को एकदम साफ तौर पर अमेंडमेंट या संशोधन करने की पावर देता है ना? हाँ बिल्कुल देता है। तो फिर अचानक से ये बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा कहां से टपक पड़ा? मतलब ये शब्द तो संविधान की किसी भी किताब में या किसी भी आर्टिकल में कहीं लिखा ही नहीं है। एग्जैक्टली। और ये जो उलझन है ना, ये बहुत ही स्वाभाविक है, सबके दिमाग में यही आता है। वही तो। और इसे समझने के लिए हमें कोई बोरिंग किताबी परिभाषा नहीं रटनी है, बल्कि हमें आजाद भारत की एक बहुत ही ऐतिहासिक जंग की कहानी में चलना होगा। ऐतिहासिक जंग? मतलब पॉलिटिक्स वाली जंग? हाँ, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच की जंग, संसद और न्यायपालिका की सबसे बड़ी और सबसे लंबी टक्कर की कहानी है ये। एक ऐसा टाइम जहां ये तय होना था कि इस देश में असली बॉस आखिर है कौन। ओहो, तो इस महासंग्राम की शुरुआत आखिर होती कहां से है? मतलब आजादी के तुरंत बाद का सीन कैसा था? कहानी शुरू होती है आजादी के ठीक बाद के भारत से। उस टाइम पे ना देश में जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी और लैंड रिफॉर्म्स लागू करने थे। भूमि सुधार जरूरी थे उस वक्त। बिल्कुल, सरकार चाहती थी कि वो इन रिफॉर्म्स को लागू करें, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अरे हाँ, मौलिक अधिकार था वो। राइट। तो सरकार जब भी जमीनें लेने के लिए कोई नया कानून बनाती, लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते और कोर्ट उन कानूनों को ये बोलकर रद्द कर देता कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। मतलब सरकार कुछ करना चाह रही है और कोर्ट बार बार ब्रेक लगा रहा है। एग्जैक्टली। और यहां से पार्लियामेंट को लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो यहीं से हमारी टाइमलाइन की पहली बड़ी घटना सामने आती है। हाँ बिल्कुल। साल था 1951, 1951, और मामला था शंकरी प्रसाद केस। अगर मैं सही हूं तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसने पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ी राहत दे दी थी। एकदम सही। इस केस में कोर्ट ने कह दिया कि भाई पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके संविधान के किसी भी हिस्से में अमेंडमेंट कर सकती है। किसी भी हिस्से में? मतलब फंडामेंटल राइट्स में भी? हाँ, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। उस वक्त तो ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट की जीत हो गई है और उसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड पावर मिल गई हो जैसे। वाह, तो पार्लियामेंट तो खुश हो गई होगी। बहुत खुश। इसके बाद 1965 में आता है सज्जन सिंह केस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लगभग पहले जैसा ही रहा, लेकिन क्या? अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। इसी सज्जन सिंह केस में पहली बार कुछ जजों ने एक बहुत ही सीरियस सवाल उठाया, एक ऐसा डाउट जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। क्या था वो डाउट? कुछ जजों ने कहा कि भाई क्या संविधान की जो मूल पहचान है, जो उसकी आइडेंटिटी है, क्या उसे पार्लियामेंट को ऐसे ही अपनी मर्जी से बदलने दिया जा सकता है? मतलब अगर उनके पास अनलिमिटेड पावर है तो वो तो कल को पूरा संविधान ही बदल देंगे। वही तो, अगर संसद की ताकत की कोई बाउंड्री ही नहीं होगी तो कल को वो कुछ भी बदल देंगे। उस वक्त ये सिर्फ एक शंका थी, एक डाउट था। लेकिन इस शंका ने एक बहुत बड़े तूफान की नींव रखती थी। बिल्कुल रख दी थी। और यही वो चिंगारी थी जिसने 1967 में एक बहुत बड़ा धमाका किया। गोलकनाथ केस। हाँ, 1967 का गोलकनाथ केस। ये भारतीय राजनीति और लीगल हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया था। एकदम सही कहा। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को टच भी नहीं कर सकती, अमेंड करना तो दूर की बात है। बाप रे, मतलब सीधे सीधे कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स इतने पवित्र हैं कि संसद की कोई भी पावर उन्हें नहीं छू सकती। हाँ, अब जरा सीन इमेजिन करो। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने संसद की पावर पर इतनी बड़ी रोक लगा दी, तो क्या संसद चुपचाप बैठती? बिल्कुल नहीं।
पार्लियामेंट को तो लगा होगा कि उनकी सुप्रीम अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया गया है, ईगो हर्ट हो गया होगा। बहुत बुरी तरह से। इसके जवाब में पार्लियामेंट ने गुस्से में बैक टू बैक कई नए अमेंडमेंट्स पास कर दिए, खासकर 24वां संशोधन यानी 24th अमेंडमेंट, जो सिर्फ ये साबित करने के लिए लाया गया था कि बॉस तो पार्लियामेंट ही है। और वो अमेंडमेंट क्या कहता था? वो ये कहता था कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है और कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता। मतलब यहां आकर हालात पूरी तरह से बिगड़ गए। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। एक तरफ पार्लियामेंट जो कह रही है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो उनके बनाए कानूनों को लगातार स्ट्राइक डाउन कर रहा था। देश तो एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के मुहाने पर आ गया था। ये तो एकदम आमने सामने की टक्कर हो गई। तो इस कंफ्यूजन का अंत कैसे हुआ? इस लड़ाई का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आता है 1973 में। ओहो, 1973। हाँ, ये इंडियन जुडिशरी के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ग्रैंड सीन है। केस का नाम था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती केस, ये नाम तो लॉ के हर स्टूडेंट के दिमाग में छपा होता है। बिल्कुल। और ये मामला इतना बड़ा था, इतना सीरियस था कि इसे सुलझाने के लिए भारतीय इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी। 13 जजों की बेंच, 13 जज बेंच। 13 जज, इसका तो सीधा सा मतलब है कि पूरा देश इस फैसले पर नजर टिकाए हुए था। क्योंकि गोलकनाथ केस में 11 जज थे, तो उस फैसले को पलटने के लिए उससे बड़ी बेंच ही चाहिए थी। एग्जैक्टली। और इसी 13 जजों की बेंच से जन्म हुआ उस सिद्धांत का जिसे आज हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। मतलब यहीं से वो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया। हाँ, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट और बैलेंसिंग वाला रास्ता निकाला, बीच का रास्ता। वो कैसे? कोर्ट ने पार्लियामेंट से कहा, देखो भाई, आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, आप अमेंडमेंट लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब पावर दे दी। हाँ, पावर दे दी, लेकिन आगे एक शर्त लगा दी। कोर्ट ने कहा आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप संविधान की आत्मा को यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या डैमेज नहीं कर सकते हो। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मान लो तुम्हारा एक घर है। ठीक है। समय के साथ परिवार बढ़ रहा है, तो तुम उस घर का पेंट बदल सकते हो, खिड़कियां नहीं लगा सकते हो, कमरों का लेआउट बदल सकते हो। ये सब अमेंडमेंट है जो समय की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन तुम उस घर की नींव नहीं तोड़ सकते, फाउंडेशन नहीं हिला सकते, क्योंकि अगर नींव टूटी तो पूरा घर ही गिर जाएगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। वो जो नींव है ना, वही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। और स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ एक सीधा सा मेमोरी लॉक है। वो क्या है? जब भी एग्जाम पेपर में केशवानंद भारती वर्ड दिखे तो तुरंत दिमाग में 2 चीजें फ्लैश होनी चाहिए। पहली, 13 जजों की बेंच, और दूसरी, पार्लियामेंट कैन अमेंड बट नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब संशोधन अलाउड है पर विनाश अलाउड नहीं है। अमेंड अलाउड है, डिस्ट्रॉय नहीं। ये लाइन तो एकदम दिमाग में छप जानी चाहिए। बिल्कुल छप जानी चाहिए। बस ये समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन यार, यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल फिर से खड़ा होता है। क्या सवाल? देखो, ये बात तो समझ आ गई कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला शब्द संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि ये है क्या? ये सबसे बड़ा डाउट है। क्या 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिस्ट पकड़ा दी थी कि भाई ये 10 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर हैं और तुम इन्हें टच नहीं कर सकते? यही तो इस पूरी डॉक्ट्रिन का सबसे बड़ा सस्पेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई फिक्स लिस्ट दी ही नहीं। कोई लिस्ट नहीं दी? नहीं। कोर्ट ने कहा कि हम ये समय समय पर केस टू केस बेसिस पर तय करेंगे। हाँ। जैसे जैसे नए मामले कोर्ट में आएंगे, तब हम देखेंगे कि क्या कोई नया कानून संविधान की आत्मा पर चोट कर रहा है या नहीं। अच्छा, ऐसे लीगल भाषा में शायद जुडिशियल इनोवेशन कहते हैं ना? एग्जैक्टली। ये एक जुडिशियल इनोवेशन ही है। लेकिन एक मिनट रुको, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि कोर्ट ने सारे रूल्स बनाने का अधिकार अपने पास रख लिया। हाँ, क्रिटिक्स भी यही कहते हैं। पार्लियामेंट को सपने थोड़ी आएंगे कि कौन सी लकीर पार करनी है और कौन सी नहीं। ये कंफ्यूजन बहुत वैलिड है, और इसीलिए जैसे जैसे साल बीते, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग फैसलों में कुछ एलिमेंट्स को क्लियर किया कि भाई ये चीजें बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। तो चलो उन एलिमेंट्स को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं, ताकि पता चले कि असल में ये आत्मा है क्या चीज। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है संविधान की सर्वोच्चता, यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देश में कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट सुप्रीम बॉस नहीं है, संविधान ही अल्टीमेट बॉस है। बिल्कुल। संसद को भी पावर संविधान से ही मिलती है, तो वो अपने क्रिएटर को ही खत्म नहीं कर सकते। राइट। दूसरा बड़ा फीचर आता है रूल ऑफ लॉ,
यानी कानून का शासन। इसका मतलब है कि देश कानून से चलेगा, किसी नेता की मनमानी से नहीं। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं ही कानून हूं। आर्बिट्रेरी पावर नहीं चलेगी। और तीसरा सबसे जरूरी पिलर है शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, मतलब लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसे लागू करता है, और जुडिशरी जो न्याय करती है, इन तीनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। कोई एक दूसरे की पावर नहीं छीन सकता। यह तो बहुत लॉजिकल है, क्योंकि अगर तीनों पावर एक ही इंसान के हाथ में आ गई तो फिर तो वो डिक्टेटर बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा। एग्जैक्टली। तो अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके जुडिशरी की सारी पावर छीन ले तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन होगा। इसके अलावा और क्या है? दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। हाँ, स्टेट हमेशा सब धर्मों के प्रति न्यूट्रल रहेगा और सरकार हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी जाएगी। मतलब कल को पार्लियामेंट ये बिल पास नहीं कर सकती कि आज से देश में इलेक्शन बंद और हम ही हमेशा के लिए राज करेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकती। और इलेक्शन सही से हो, इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया। आजाद और निष्पक्ष चुनाव। और एक चीज जो मुझे लगता है सबसे बड़ी शील्ड है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू की पावर। हाँ, ये तो कोर्ट ने सबसे स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया है। अगर गवर्नमेंट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है तो कोर्ट के पास उसे रिव्यू करने की और स्ट्राइक डाउन करने की पावर होनी ही चाहिए। तो अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ट्रैप होता है। कैसा ट्रैप? अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, तो उसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं, ये बाद में इवॉल्व हुआ है। एकदम सही। ये कोई लिखी हुई लिस्ट नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना हमारा संविधान वैसा नहीं बचेगा जैसा उसे बनाने वालों ने इमेजिन किया था। तो मुझे एक बात बताओ, 1973 में केशवानंद भारती केस का जजमेंट आ गया, तो क्या उसके बाद सब शांत हो गया? पार्लियामेंट मान गई कि चलो ठीक है, अब हम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेंगे? अरे कहाँ, राजनीति में इतनी जल्दी हार कौन मानता है। असली लड़ाई, असली सस्पेंस तो अब शुरू होने वाला था। अच्छा। 1973 के बाद तो फैसलों और अमेंडमेंट्स की एक नई वॉर शुरू हो गई। इसी सीरीज में अगला बड़ा केस आता है 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस। 1975 मतलब ये तो वो टाइम है जब देश इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा था, माहौल बहुत गर्म था। बिल्कुल। और इस केस में 39th अमेंडमेंट यानी 39वें संशोधन को चैलेंज किया गया था। इस अमेंडमेंट के जरिए सरकार ने एक बहुत ही अजीब रूल बना दिया था। क्या रूल था वो? रूल ये था कि प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते। व्हाट? मतलब अगर इलेक्शन में धांधली भी हुई हो तो भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता? एग्जैक्टली। ये तो सीधे सीधे जुडिशरी की पावर को कट करने का मूव था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ अपना बेसिक स्ट्रक्चर वाला ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। फिर क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर कोई इलेक्शन फेयर है या नहीं, ये चेक करने की पावर ही कोर्ट से छीन लोगे तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? बिल्कुल सही बात है। और इसी ग्राउंड पर कोर्ट ने उस 39th अमेंडमेंट के उस हिस्से को स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये तो सरकार के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा था। बहुत बड़ा। और जब पार्लियामेंट ने देखा कि यार कोर्ट तो हमारी हर चाल को बेसिक स्ट्रक्चर का नाम लेके काट रहा है, तो उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पास कर दिया 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना? हाँ, और इसमें संसद ने सीधा सीधा लिख दिया कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर की कोई लिमिट नहीं है और कोर्ट हमारे किसी भी अमेंडमेंट में दखल नहीं दे सकता। लो कर लो बात। मतलब सीधा बोल दिया कि हम सुप्रीम है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर हमें नहीं रोक सकता। हाँ, और इस मनमानी को रोकने के लिए आता है 1980 का मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस, ये भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। बिल्कुल। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉजिक दिया वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। क्या बोला कोर्ट ने? जज ने यहाँ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात बोली। कोर्ट ने कहा कि देखो, संविधान ने पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की एक लिमिटेड पावर दी है। लिमिटेड पावर। और मजे की बात यह है कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर खुद ही अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वाह, मतलब पार्लियामेंट अपनी लिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके खुद को अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकती। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने आपको अपनी तिजोरी की चाबी दी हो,
ताकि आप उसकी हिफाजत कर सको, लेकिन आप उस चाबी का इस्तेमाल पूरी की पूरी तिजोरी चुराने के लिए नहीं कर सकते। क्या गजब का एनालॉजी है ये। तो इस केस ने तो हमेशा के लिए डिसाइड कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को पार्लियामेंट कभी खत्म नहीं कर सकती। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स ध्यान दें, आंसर राइटिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी टिप है। एग्जामिनर हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि आप केशवानंद भारती केस के साथ साथ मिनर्वा मिल्स और इंदिरा गांधी केस को भी मेंशन करें। इससे आपका आंसर अपने आप हाई स्कोरिंग बन जाएगा। बहुत सही टिप है ये। और इसके बाद भी कुछ केसेस आए थे ना? हाँ, जैसे एसआर मुंबई केस आया, जहां कोर्ट ने सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया, IR कोएल्हो केस। अच्छा, इसमें क्या ट्विस्ट था? देखो, सरकारें अक्सर एक चालाकी करती थीं। वो विवादित कानूनों को 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची में डाल देती थी, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि जो कानून 9th शेड्यूल में चला गया, कोर्ट उसे टच नहीं कर सकता। मतलब वो एक सेफ हाउस बन गया था गवर्नमेंट के लिए। हाँ, लेकिन IR कोएल्हो केस में कोर्ट ने वो सेफ हाउस भी तोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई, अगर 9th शेड्यूल का कोई भी कानून बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा तो हम उसे भी रिव्यू करेंगे और उड़ा देंगे। ये तो कमाल हो गया। अब इस पूरी स्टोरी और सारे केसेस को सुनकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल आ रहा है। एक ऐसा काउंटर आर्ग्यूमेंट जो बहुत सारे क्रिटिक्स अक्सर देते हैं। हाँ, बताओ क्या क्रिटिसिज्म है? देखो, एक बात सोचो, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हाँ, सही है। लेकिन दूसरी तरफ जो जज बैठे हैं उन्हें तो जनता ने वोट देकर नहीं चुना है। बिल्कुल नहीं चुना है। तो अगर संविधान में कहीं बेसिक स्ट्रक्चर की कोई एग्जैक्ट लिस्ट है ही नहीं, तो क्या चंद जजों का अपनी मर्जी से ये लिस्ट बनाते जाना अलोकतांत्रिक नहीं है, मतलब अनडेमोक्रेटिक नहीं है? ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। क्रिटिक्स तो यही कहेंगे ना कि ये जुडिशियल ओवररीच है। कल को जज अपनी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन लगाकर किसी भी प्रोग्रेसिव कानून को रोक देंगे, तो क्या ये जुडिशरी की तानाशाही नहीं है? ये आलोचना बहुत ही वैलिड है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्रिटिक्स बिल्कुल सही कहते हैं कि चूंकि कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, तो जजों का नजरिया बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब जो चीज एक जज को बेसिक स्ट्रक्चर लगे, हो सकता है दूसरे जज को ना लगे। एग्जैक्टली। और इससे जुडिशरी को सच में बहुत ज्यादा पावर मिल गई है। तो फिर इसका बचाव कैसे होता है? ये डॉक्ट्रिन इतने सालों से सर्वाइव कैसे कर रही है? इसका बचाव होता है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड पावर से, मतलब सीमित सत्ता का सिद्धांत। वो कैसे काम करता है? अगर हम आज़ादी के बाद का इतिहास देखें और स्पेशली इमरजेंसी के दौर को याद करें, तो एक बात बहुत क्लियर हो जाती है। अगर किसी भी अथॉरिटी को, चाहे वो चुनी हुई सरकार ही क्यों ना हो, अगर उसे अनलिमिटेड पावर दे दी जाए, तो वो देर सवेर डिक्टेटर बन ही जाते हैं। मतलब पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एकदम सही। जरा सोचो, अगर संसद को ये आज़ादी मिल जाती कि वो कुछ भी बदल सकते हैं, तो मेजॉरिटी वाली कोई भी सरकार एक दिन उठकर ये कह सकती थी कि आज से देश में कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगी या फंडामेंटल राइट्स हमेशा के लिए खत्म। हाँ, ये तो बहुत डरावना थॉट है। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर कोई जुडिशरी की मनमानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी जुडिशियल सेफगार्ड है, एक सेफ्टी वॉल्व है। मतलब ये एक ऐसा बैलेंस बनाता है जिससे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों हार्मोनियस तरीके से काम कर सकें। पार्लियामेंट कानून बनाए, लेकिन देश की बुनियाद न हिले। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक का धागा एक साथ बांधें, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? यही कि आर्टिकल 368 पावर तो देता है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं। हाँ, 1973 के केशवानंद भारती केस ने वो पक्की लाइन ड्रॉ कर दी है। पार्लियामेंट कैन अमेंड बट नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन विनाश नहीं। तो अगर ये पूरी टाइमलाइन, मतलब 1951 के शंकली प्रसाद से लेके 1980 के मिनर्वा मिल्स तक आपके दिमाग में क्लियर हो गई है ना, तो एग्जाम में कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये कहानी दिमाग में छप जानी चाहिए। और जाते जाते ना एक बात पर थोड़ा गहराई से सोचिएगा। क्या बात? सोचिए कि अगर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर का ब्रह्मास्त्र नहीं निकाला होता, अगर उस वक्त पार्लियामेंट को पूरे संविधान को बदलने की अनलिमिटेड पावर मिल गई होती, तो आज हमारे देश का संविधान कैसा दिखता? ये सोचने वाली बात है। क्या आज हम उसी डेमोक्रेसी में, उसी आजादी के साथ सांस ले रहे होते जिसे आज हम अपना हक मानते हैं? ये सच में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। ये हमें रियलाइज कराता है कि हमारा आज का सिस्टम कितनी बड़ी लीगल और पॉलिटिकल लड़ाइयों के बाद बचा हुआ है। बिल्कुल।
तो इसी थॉट के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको एकदम क्लियर और एंगेजिंग लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।